अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन हुए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गैर यकीनी के बादल छट नहीं सके। और अब तो ये कहा जाए अगर कि हर रोज़ कोई नया भौंचाल आ रहा है तो गलत ना होगा। आज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए, लियाकत चट्टा साहब ने, इन्होंने ना सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया बल्कि ये भी एतराफ़ किया कि उन्होंने धांधली करवाई है बड़े पैमाने पर और जो जीते हुए लोग थे उनको हरवाया गया। और उसके बाद फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो आना शुरू हुआ वो भी आपने देखा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज बड़ी तूफ़ानी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस साहब का भी चूँकि कमिश्नर साहब ने नाम लिया था तो उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि सबूत होने चाहिए। उसके बाद अब एक अहम इजलास इस वक्त जारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो मुख्तलिफ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी शरीक हैं और गौर किया जा रहा है इस सारे मामले के ऊपर कि आगे क्या करना है। इसी तरह का एक अहम इजलास आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, जहां पर मुख्तलिफ जज साहिबान मौजूद थे। ये देखा गया कि क्या इस पे सुओ मोटो लिया जाए या नहीं, और फिर फैसला ये हुआ कि सुओ मोटो नहीं लिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के बाद क्या किसके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि कौन सी जमात को इससे नुकसान हुआ है, PMLN इतना इसके ऊपर क्यों ऑफेंड नज़र आ रही है, ये भी बात करेंगे। और फिर ये कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो हुकूमत साजी है वो किस मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्या ये मज़ीद सारा मामला कन्फ्यूज़ नहीं हो गया, नित नए हर रोज़ जो ऑप्शन सामने आ रहे हैं इसके बाद होगा क्या। बहुत कुछ है जी जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज PTI ने एहतजाज भी किया है धांधली के ख़िलाफ़ और उनके बहुत से लोग जो है आज गिरफ्तार भी हुए, फिर रिहा भी हुए, तो ये सब कुछ भी सारा दिन चलता रहा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और इमरान साहब से बात करते हैं। इमरान साहब, अचानक से कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से ये जो आज इंकशाफात हुए, तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आई, इस तरह से आके उन्होंने बात की है, और फिर क्या महज उनको रद्द कर देना इल्ज़ामात को काफ़ी है या फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं ये अलग बात है कि वो सच है या झूठ, लेकिन सबसे पहला जो मामला है वो ये है कि इसकी इंतहाई आला सतह पर जो है गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूर होने चाहिए, इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। देखिए, एक ऐसा सीनियर आदमी जो कि कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हो, ब्यूरोक्रेसी का एक अहम रुकन हो, और उसकी तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएँ, मैं समझता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि वो तमाम के तमाम ही 100% झूठ हो फिर भी, और अगर वो तमाम के तमाम 100% सच हों फिर भी, अवाम आज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि उनकी हकीकत क्या है। और दूसरी बात ये कि देखिए, उसने दो जो आइनी ओहदे हैं इस मुल्क के आला तरीन, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। आपको किसी की ज़ात पसंद आए या ना आए, किसी की पसंद ना आए, लेकिन ये दोनों आइनी तौर पे बहुत बड़े ओहदे हैं। उन्होंने आज उन दोनों ओहदों का नाम लेके ये कहा कि वो इस सारे प्रोसेस में इसका शामिल हैं, शरीक जुर्म हैं। तो देखिए, इस लिहाज से इन इल्ज़ामात की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा ये मीडिया से बात करते हुए कि जनाब, इल्ज़ाम लगाना अगर उनका हक़ है तो सबूत भी देने चाहिए, बग़ैर सबूत के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग सबूत को नहीं देखते, बाद में सबूत की बारी आती है, पहले तो इल्ज़ाम लग गया। अब आपको चाहिए कि आप उसकी इंक्वायरी करवाएं और फिर कौम को बताएं कि ये सच है और ये झूठ है। अगरचे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो कमेटी बनती है वो असल में कमेटी डल जाती है और उसका रिजल्ट कभी नहीं सामने आया, लेकिन फिर भी इस तरह के मामला जो हैं उस पर ज़रूर उनका नतारा होना चाहिए। और ये इल्ज़ाम इस हवाले से भी मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम है समीना कि देखें, ये 25 करोड़ अवाम के हक़ राय दही से बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है। आपने अभी इंतखाबात कराए जो पहले ही बहुत सारी चीज़ों से मुतनाज़े हैं, जिन पे पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पे एक मकबूल बड़ी जमात की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि उनके साथ बहुत ही धांधली हुई। दूसरी तरफ
दूसरी छोटी जमात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, या इवन आज तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम भी मुख्तलिफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह से हो जाए तो उसमें ज़रूर शफाफियत जो है वो सामने आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। चौधरी साहब, कितना इम्पोर्टेंट है कमिश्नर साहब का ये सब आके मीडिया पर बताना, और फिर उसके बाद आपको क्या नज़र आता है कि कितनी तक़वियत मिलती है पीटीआई के नैरेटिव को और बाकी जमातों के नैरेटिव को जो कह रही हैं धांधली हुई है, और कितना वीक होता है इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ के बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, अगरचे उनका भी इजलास जारी है, हम देखते हैं कि वो क्या इस पर फैसला करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इंक्वायरी की तरफ जा रहा है इस मामले की। देखिए, जो कमिश्नर साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो तो बहुत ही संजीदा नौइयत के हैं, और उसके बाद जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके ऊपर जो उठने वाले एतराज़ात हैं वो काफ़ी ठोस शक्ल इख्तियार कर गए हैं। चीफ जो इलेक्शन जो कमिश्नर होता है, और उसके जवाब में जो नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या जिस किस्म की ट्वीट्स आई कुछ मखसूस सहाफ़ियों की तरफ से, तो वो तो बिल्कुल ही मज़ाक़ा खेज़ हैं। यानी आपने कहा कि जी वो उनका दिमाग जो है, दिमागी हालात ठीक नहीं है, तो आपने 1.5-2 साल से उनको कमिश्नर पिंडी लगा के रखा है। वो बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है और वो हमेशा जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है। इवन मैंने कोई ट्वीट पढ़ा कि मरीम बीबी की जो है वो भी एक ट्वीट थी उनके प्रेज़ करते हुए, तो उसको फिर आप ये कहना शुरू कर दिया, फिर कभी उनका रिश्ता किसी शख्स से जोड़ दिया, कभी उनका रिश्ता किसी शख्स से जोड़ दिया। तो इस सारी चीज़ों से जो रद्द-ए-अमल है, रद्द-ए-अमल भी कोई ख़ास इस तरह नहीं है, और अगर ये तहकीकात नहीं होती, अब भी नहीं होती, तो इसका तो फिर क्या किया जा सकता है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया से बात की, मैं समझता हूँ उनको मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको अपने ख़िलाफ़ जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर वजाहत इस तरह से आके, जिस तरह से कोई सियासतदान आके देता है, वो पार्टी तो है नहीं। सबको पता है कि चीफ जस्टिस का इलेक्शन में क्या लेना देना होता है। बेसिकली जो चीफ कमिश्नर जो रावलपिंडी के इल्ज़ामात हैं, उसके बाद तो शिकायतें आएंगी। इसके बाद आपने पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रेस रिलीज़ शायद जो है वो नज़र से नहीं गुजरा है। उन्होंने भी चीफ इलेक्शन उन्होंने तो दो प्रेस रिलीज दी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने। एक तरफ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस का इल्ज़ाम आया है उस पर उन्होंने कहा है कि ये उनको क्यों इन्वॉल्व किया गया। उसके ऊपर तो वो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस के साथ खड़े। देखिए, कानूनी तौर पे ज़ाहिर वो तो बार है, अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। कानूनी तौर पे, आइनी तौर के ऊपर तो इस किस्म के इल्ज़ामात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है जिसने सारी तहकीकात करनी होती हैं, और अभी तक कोई रेफरेंस नहीं आएगा। मुझे लगता है कि इस मामले के बाद जिस तरह से एक वहाँ पर भी बड़ी पोलराइजेशन बार में भी है, कोई ना कोई उठ के जो है वो ये शिकायत दर्ज करा देगा। और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया ना कि चीफ जस्टिस साहब को इस तरह से सामने नहीं आना चाहिए था। वो उनका ओहदा एक जो है बड़ा पुरवकार ओहदा है, और वो इन सारे जो आमियाना इल्ज़ामात हैं इनसे ऊपर है। उनको मीडिया से या सोशल मीडिया वो तो देखते भी नहीं है, तो उससे इतना ज़्यादा ये, और हमने कभी माजी में इस तरह से देखा भी नहीं है। चलिए चौधरी साहब, इस वक्त चौधरी एतजाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद, से भी राय लेते हैं, इस सारे घन चक्कर को समझने की कोशिश करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम तो बड़े कंफ्यूज हुए हैं जब से इलेक्शन हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किस तरफ मामला जा रहा है, अभी तक कन्फ्यूजन बाकी है। और आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए हैं सर, उसके बाद आपके नज़दीक इस सारे इलेक्शन की क्या साख रह गई है? नहीं, अब तो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी के ज़हन में। एक आला अफसर है, आला तरीन अफसरों में कमिश्नर जो है बड़े हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है पाकिस्तान में, उसके तहत 4 या 5 ये आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो फैसला कौन किरदार अदा करते हैं इस इलेक्शन में ये तयन करने का कि कौन जीता कौन हारा।
जो अपनी फॉर्म 53 बनाते हैं, मुरतब करते हैं, लेते हैं सारी, और फॉर्म 47 जिसको तरतीबवार हर पोलिंग स्टेशन से लेकर उसको एक कंसिस्टेंट और उसका फिगर और जो कलेक्टिव फिगर है फॉर्म 45 का, वो एक होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ एक नहीं है, क्योंकि उनको दबा के, उनको धमका के और आरओ से ये चेंज किया जाता है। और वो कमिश्नर साहब कह रहा है कि वो रोते रोते मेरे हुक्म को मानते रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं एक नून लीग वाले, वो जो मरियम औरंगजेब बीबी है, वो फरमाती हैं कि जी कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं इलेक्टोरल प्रोसेस से। कमिश्नर भाई 5 आरओ का अगर अफसर है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है उनकी डिसीजन को, उनकी डिस्क्रेशन को, तो इसका किस तरह इसको आप कर सकते हैं कि ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और फिर वो खुद कह रहा है कमिश्नर साहब कि मैंने ये किया और ये हुआ और मुझ पे ये दबाव था और मैं टॉर्चर्ड रहा हूँ फॉर इतने डेज इंटरनली अपने आप के सामने, और फिर बिल आखिर मैंने सोचा है कि मैं सच बोल दूं। और ये है एक, आपको और चीज अर्ज करूं, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि कोई एविडेंस ही नहीं पेश किया इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है पर एविडेंस कोई नहीं पेश किया। हाँ, अगर तो जो कमिश्नर है, इनका बयान, लियाकत चट्टा साहब का बयान सिर्फ होता जिसके जरिए इन्होंने इल्जाम लगाया होता ग्राम पे, मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे, अगर इन पे इल्जाम ना लगाया होता, इन पे इल्जाम लगाया होता और अपने आप को मुलव्वस करार न दिया होता, तो फिर कोई एविडेंस शायद ना होता। लेकिन जब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट करता है, जो कन्फेशनल यानी इकबाली बयान देता है, वो तो फिर खुद सबूत बन गया, मेरा किरदार इसमें ये था इस जुर्म में, तो वो अपने आप को भी सजा का वाजिब करार दे रहा है, सजा, और वो एडमिट कर रहा है। अब ये एविडेंस है। अगर कंफेशनल स्टेटमेंट इकबाली बयान हो तो वो आइन के तहत, कानून शहादत के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इन सब के तहत वो एडमिसिबल है एज एविडेंस। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि लियाकत अली चट्टा ने जो ये इकबाली बयान दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे फांसी दे दी जाए रावलपिंडी के चौक में। कानूनी तौर पे अगर उनके ये इतराफ़ है और इसको सच मान लिया जाए तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे तो उसको रिजल्ट को कैंप बहुत कुछ हो सकता है, आर्टिकल 6 भी लग सकता है, क्योंकि आर्टिकल 6 क्या कहाँ अप्लाई करता है, इसको देखना चाहिए। आर्टिकल 6 हर उस शख्स पे अप्लाई करता है जो आईनी हुकूमत के बनाने में या आईनी हुकूमत को गैर आईनी एतबार से हटाने में शरीक हो। आईनी हुकूमत, गैर आईनी हुकूमत के बनने में और हुक्मरानी को के अमल को संभालने में, इख्तियार को संभालने में, या गैर आईनी तौर पे आईनी हुकूमत को हटाने में जो भी शरीक हो, उस पे तो आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन हर वो शख्स, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो, मैं ये बड़े कई मरतबा कह चुका हूँ और इस पे मैं तसलसल से कायम हूँ कि उसका टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और हुक्मरान, जो निगरान हुक्मरान है, वो 90 दिन से ज्यादा चलते रहे। इन पे उसका इख्तियार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि वो, उसका सिर्फ इख्तियार ही नहीं है, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है,
उसका फर्ज है. इट्स नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए ड्यूटी अपॉन हिम. आर्टिकल 218 और 224 में के उसके मुताबिक इट इज हिज ड्यूटी टू एंश्योर दैट एवरीवन रन्स अकॉर्डिंग टू एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक बात. सारा मुल्क का निजाम. लेकिन चौधरी साहब वो तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करे, वो तो मुस्तरद भी कर रहे हैं उनके इल्जामात को भी, और जनरली भी उन्होंने कहा है कि मुल्क में बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं. तो इस तरह जब काजी फायज ईसा साहब ने भी इस पर कोई फिलहाल नोटिस नहीं लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी इसको रद्द ही किया उनके इल्जामात को, तो फिर उनके इल्जामात की अब क्या मंतकी अंजाम क्या नजर आ रहा है आपको? उनका इल्जाम इतना ज्यादा पावरफुल है, उसकी इतनी ज्यादा सर्कमस्टांशियल करॉबोरेशन है, लोग उठाए गए हैं सबके सामने. ये तो इस पे एविडेंस बुलाना चाहिए ना चीफ जस्टिस को, मांगना चाहिए कि कहाँ कहाँ एविडेंस कौन कौन दे सकता है. दावत आम दें और बैठ के एक बेंच में, पर जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद वैसे उस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते असूली तौर पे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब पे तो उसने इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम ऐसा और ऐसा नहीं लगाया कि उसने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने ये किया. उसने कहा मैं भी उसमें मुलव्वस हूँ, ये इकबाली बयान दे रहा है और मैं परेशान हूँ, मेरे से ये जो जुर्म है, इसका जो गिल्ट है, इसका जो एहसास है जुर्म है मुझे, वो मुझे जीने नहीं देता, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ. एक बड़ा अच्छा चॉइस साहब मेरी आज निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर बीर साहब से बात हुई इस मौजू पे. तो वो कहते हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि ज़हनी तौर पे इन्हें प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली को भी इनसे शिकायत हैं, ये ऐसे हो जाते हैं. दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी 20 ये ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन नहीं हो रही थी और उन्होंने 3 हफ्ते बाद रिटायर हो जाना है, तो इन्हें इस बात का भी दुख था कि बोर्ड में इनकी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, तो इसलिए ये हुकूमत को जिम्मेदार समझते थे, इन्होंने इसलिए ये सारा खेल खेला है. 1990 की बात है, अगस्त 1990 की. बीबी शहीद को अक्टूबर में बीबी शहीद को हाई कोर्ट लाहौर ने तलब किया था एक रेफरेंस केस में, जो कि सदर इसहाक खान ने फाइल किया था बीबी के खिलाफ. तो बड़ा मजमा था, बहुत मजमा था वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें एक बंदे ने मुझे टाई से, मैं आराम से जा रहा था, मेरी टाई से पकड़ के मुझे गिरा लिया फर्श पे और ऊपर पिस्तौल खड़ा कर दिया. और वहाँ सज्जाद भट्टी साहब एडवोकेट, सीएम सरवर साहब एडवोकेट, ये दोस्त थे और बहुत सारे वकला थे. उन्होंने उस बंदे से पिस्तौल भी छीन लिया और उसको हमने पेश कर दिया. उसी वक्त राशिद अजीज साहब थे जज, और मलिक सुल्तान साहब वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. और उन्होंने राशिद अजीज साहब ने उसी वक्त ऑन ड्यूटी डीआईजी को बुला लिया, एसपी को बुला लिया और आईजी को नोटिस किया कि वो भी आए कि एक सीनियर वकील पे इस तरह हमला और असला किस तरह आया वगैरह वगैरह उन्होंने बोला. अब जो एसपी दाखिल हुआ और उसको उन्होंने कहा जज साहब ने कि इस आदमी को पहचानते हो, तो उसने सीधा ही कहा जी ये इसका दिमाग ज़हनी जो है खराब है और ये तो पागल है. हाँ, वो लोगों ने पूछना शुरू किया. मेरे जो वकला थे मियां अब्दुस्तार नजब, उन्होंने उनको पूछना किया कि भाई आप इसको किस तरह जानते हैं, पहले कहाँ से. उन्होंने कहा जी ये पागल है, मैंने देखा भाई ये पागल है. वो उसको अपने ही असैसिन को एकदम पागल डिक्लेयर कर दिया. ये तो अपने जो मुखालिफ है उसको पागल डिक्लेयर कर रहे हैं. ये तो टिपिकल डिफेंस है जो कि इनको पहले से ब्रीफ किया गया होगा कि जी जब कोई आप पे ये वाक़या हो तो आपने मुल्ज़िम को या किसी शख्स को जो आपके खिलाफ बयान दे रहा हो ये एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब कोई हल नहीं है सिवाय री इलेक्शन के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, फॉर्म 45 के तहत ही फैसले जारी हो जाएं तो इलेक्शन की जो सारा रिजल्ट है वो ठीक हो सकता है. आपके नज़दीक इस सारे बहरान से निकलने का हल है क्या? फॉर्म 45
एंड फॉर्म 47, वेरी सिंपल, जी। सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे उनमें अगर डिस्क्रेपेंसी है तो आपको पता लग जाएगा कि किसके वोटों को बढ़ाया गया है, किसके वोटों को कम किया जाए क्या है, और किस कदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें शामिल है और जिम्मेदार है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 6 लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, पर ये तो बिल्कुल लगता है। आज ये सिंपल है मेथड, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो बेंच ऑफ विच द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इज नॉट प्रिजाइडिंग हिमसेल्फ, फादर चीफ जस्टिस उसमें उस बेंच की सदारत नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद उनको मुलव्वस किया गया, गलत या सही, पर उनको मुलव्वस किया गया है। और वो बेंच बैठे, उसको कॉन्स्टिट्यूट करे, चाहे वही कमेटी, और वो 5, मैं समझता हूँ कि 5 या 7 मेंबर्स का बेंच जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की इलेक्शन, ये 3 मेंबर का बेंच जो इतनी हम वो लान तान वगैरह और शिकवे करते थे कि जी ये उमर अता बंदियाल साहब ने 3 मेंबर का बेंच बनाया हुआ है, एक तरफ एक को बिठाया हुआ, दूसरे को दूसरी तरफ, और ये सारे फैसले कर रहे हैं। हमें कंटिन्यूटी उसमें नजर ना आए। बिल्कुल ठीक है। चौधरी इत्तेजाज एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चौधरी साहब के साथ, इसके लीगल एस्पेक्ट पे भी और इसका कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो भी है, उसके ऊपर भी बात करनी बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ भी। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी जी कमिश्नर पिंडी के इल्जामात की, इसके ऊपर निगरान वजीर इत्तलात ने क्या मौक़िफ़ हमें दिया है वो आपको मैं सुनवा देती हूँ। ना तो ये इंकशाफ है, ना इतराफ़ जुर्म है, ये दावा है और इल्ज़ाम है जिसका मकसद इलेक्शन की साख को मुतासिर करना है। मैं बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब लियाकत चट्टा साहब के जो ये इल्जामात हैं, इनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। एक बंदा जिसकी रिटायरमेंट में 3 हफ्ते बाकी थे, वो अगर इस तरह की बेहुदा इल्जामात लगाता है और गुफ्तगू करता है इलेक्शन के 10 रोज बाद, तो अगर आप उसे सीरियसली लेना चाहते हैं, ये भी काबिल अफसोस बात होगी। ये साहब जो हैं एजेंडा ड्रिवन गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट थी 13 मार्च को, इनकी गुफ्तगू जो है उसको सीरियसली इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इट सीम्स दैट ही इज ए साइकोपैथ, जो खुदकुशी की बातें कर रहा है, जो फांसी की बातें कर रहा है। कह ये रहा है कि मैंने जो धांधली की है पे 10 रोज बाद मुझे ख्याल आया आज सुबह कि मैं खुदकुशी कर लूं या मैं फांसी ले लूं, तो ये खुदकुशी उनको उसी रोज कर लेनी चाहिए थी। इस रोज वो कह रहे हैं कि मैं धांधली कर रहा था। ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है वोटिंग का और काउंटिंग का, वो ऐसा नहीं है जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, मैं मोहरें लगवाई, 13 हल्कों में मैंने धांधली करवा दी। ये बात तो वो लोग नहीं कर रहे जो हारे हैं। 13 हल्कों के मैंने नताइज चेंज करवा दिए। ये आदमी जो है इसको मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, इसकी हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इनका जो है इनको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे जो इतनी अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिन्हें 10 रोज ये भी नहीं पता था कि मैंने जी। तो आमिर मीर साहब ने तो बड़ी सख्ती से इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उधर एक बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस वक्त इजलास जारी था वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें ये तय किया गया कि एक आला सतह की कमेटी बनाई गई है जो कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, आरओज़ और डीआरओज़ के बयानात कलमबंद करेगी और उसके बाद जो उसकी कंक्लूजन है वो शेयर करेगी इलेक्शन कमीशन के साथ। क्या ये खुशाइंद है इस मामले की तहकीकात होना? चौधरी साहब, आप समझते हैं कि जो इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बताया जा रहा है कि जो सीनियर इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी साहब वो हेड कर रहे हैं, एडिशनल लॉ सेक्रेटरी और 2-3 लोग हैं जो खुद इलेक्शन कमीशन से भी यानी उनके भी ऑफिस में हैं, तो आप समझते हैं कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि तहकीकात इसी अंदाज से होनी चाहिए या फिर कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए? जुडिशल इंक्वायरी के बगैर कौन एतबार करेगा? उस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो कमीशन के जो हैं वो हेड है उसी का मेंबर जो है ये तहकीकात कराएं या वज़ीर आला इंटरिम वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब कराएं, ऐसी तहकीकात के ऊपर कौन मुतमईन होगा? देखिए जी, कमीशन बने, कमीशन ऐसा हो जिस पे तमाम
जमातें जो कि स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़ी सारे मामले की, उनकी जो है इत्मीनान हो और चारों सूबों से, चारों चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो कि चीफ जस्टिस सारे नहीं हो सकते क्योंकि उनका नाम खुद है, उनमें से एक जो मोतबर जज हैं उनका नाम हो और वो ये सारी तहकीकात करें, और जिस तरह से एक मेमोगेट का कमीशन बनाया गया था उस किस्म का कमीशन हो, फिर वो अपनी फाइंडिंग दे, उसके ऊपर ही कौम का एतमाद हो सकता है। आज जो मेरे बड़े बिल्कुल बहुत अजीज़ भाई हैं आमिर मीर साहब, लेकिन सीरियसनेस जो लियाकत चड्ढा के स्टेटमेंट की वो इतनी ज़्यादा है कि आमिर साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि वो जिस तरह गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, जिस तरह से वो झुलाए हुए हैं, ये कोई जवाब तो नहीं है जो वो दे रहे हैं कि फ़लाँ पागल है। भाई पागल है, आपने उसको लगाया भी है, रखा भी है, कमिश्नर सारे अप्रेज भी करते रहे। बेटी की शादी थी तो उसमें ख़ुद वज़ीर आला भी शामिल थे, गए थे वहाँ पे। तो इतना सीनियर लेवल के ऑफिसर की जो इल्ज़ामात हैं उसको इस तरह से ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता। ये बात समझने की जरूरत है। चलिए वो तो फिर निगरान वजीर आला हैं या वजीर इत्तलात हैं, लेकिन ये समझ नहीं आई चौधरी साहब कि PMLN की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर उन्हें इसको डिफेंड करने की क्या ज़रूरत पेश आई, या कमिश्नर साहब के ऊपर इतने संगीन आके वो इल्ज़ामात आयद करें, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं मामले में, वो किस लिए दिफा करने आए? वो तो इस सारी एक्सरसाइज के बेनिफिशियरी हैं, वो बेनिफिशियरी हैं ना, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ उनको फ़ायदा हुआ है। ये सारी एक्सरसाइज का जो फ़ायदा हासिल हुआ है वो उनको हुआ है। और ये जो सारी बातें की जा रही हैं, देखिए ना, लोगों में बेतमनानी है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा। इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर बहुत उंगलियां खड़ी हो गई हैं। ये सारे मामलात को जब तक प्रॉपर तरीके से नई तहकीकात होंगी और ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार पे ना पहुँचाइए, को मामूली बात है कि एक कमिश्नर लेवल का ऑफिसर जो है 5 ज़िलों का हेड जो है वो खड़ा होकर कहे कि ये मामला इस तरह से, और आप कहें जी वो पागल है। पूरे पंजाब में ये क्या कमेटी निकलती कब है? ठीक हो गया। और आपने जब तक साफ शफाफ तहकीकात ना हुई ये गर्द नहीं बैठेगी, ये मजीद तबाही और बेचैनी का पेशगामा होगी। और ये बेचैनी हमें सड़कों पे भी नजर आई है इमरान साहब। और इसको जिस तरह से ठीक हो गया चौधरी साहब, ये जो आज हमने बेचैनी सड़कों पे भी देखी है, लोग बाहर निकले एहतजाज कर रहे हैं। कल GDA ने बहुत बड़ा एहतजाज किया सिंध के अंदर, और आज हमने देखा कि PTI के मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हुए हैं। तो ये आपको लग रहा है कि ये सिलसिला दराज होगा, या फिर मामला आपको लग रहा है कि आगे कुछ दिन लोग बेचैनी का इजहार करेंगे और फिर जो है जैसा है की बुनियाद पर एक्सेप्ट हो जाएगा? देखिए समीना, बात ये है कि अभी जो चौधरी साहब बातें कर रहे थे ना, ये हमारा अलमिया ये है कि हम किस पे इंक्वायरी पे यकीन करेंगे। यहाँ पे जुडिशल इंक्वायरी भी होगी ना तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे भी इतराज़ात आ जाएंगे कि कोई कहेगा जी हमें ये नहीं कबूल और दूसरा कहेगा हमें ये नहीं कबूल। पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे जानबूझ के शायद हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि किसी की कोई साख रहे ही ना, जो मर्जी को कहता रहे तो उस पर लोग एतबार ही ना करें। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आज कमिश्नर जो है एक बड़ा एक आला ओहदे का अफसर होता है और उसके नीचे इतने DCs हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब कुछ है। अगर उसने इल्ज़ाम लगाया है तो अब देखें दोनों तरफ से, एक तरफ से आपके ख्याल से अगर इंक्वायरी कमेटी बन गई है तो ठीक है, अब वो इंक्वायरी करें और देखें वो क्या इंक्वायरी आती है। और दूसरी बात ये, उसके बाद अगली चीज़ है कि मैं समझता हूँ जुडिशल इंक्वायरी भी करवाने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर जुडिशल इंक्वायरी पे भी लोग एतबार कर लें, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं। अब आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो मामला है इसीलिए इतना लिंगर हो तो सारे मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वो कहाँ मानते हैं चौधरी साहब, पहले कह रही इंक्वायरी मनने ने साहब। अच्छा, मामला ये है कि यहाँ पे मुझे लगता है ये कि जान के चीज़ों को चलो मना लांगे इस बार लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ एक और भी चीज़ है कि ये भी एक आप देखें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जान के डाइवर्ट किया जा रहा है चीज़ों को ताकि लोग जो हैं उस तरफ से हट जाएं। कभी मसलन अगर यही एक मिसाल बना लें कि अगर ये और जी धांधली हो गई और उसके बाद अब चीज़ें इश्यूज इतने ज़्यादा गुडमुड हो जाएं कि लोग अच्छा यार धांधली तो बड़ा धांधला तो है हो गए तो लेकिन यहाँ पे जब तक आखिरी बात, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं ना होगी, लोगों को ये इस बात की बालादस्ती आज हुई है। सलमान अकरम राजा साहब को भी गिरफ्तार किया गया है,
तो काफी कानून की आज बालादस्ती हमने एक नहीं, ब्रेक लेकिन फिर छोड़ भी दिया ना। जी, और भी बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी जी सियासी भूचाल की, अब ज़रा थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, जो मैंने एतजाज़ एहसन साहब से भी सवाल किया, बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि ये इतना रायता फैल चुका है इस इलेक्शन का कि समेटना बड़ा मुश्किल है, और हाल यही है कि कोई री इलेक्शन हो, री पोलिंग की तरफ जाए। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है वाकई? नहीं, री पोलिंग की ज़रूरत या री इलेक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं, जो कि सिर्फ एक उम्मीदवार, एक जमात के उम्मीदवारों के पास नहीं है, सारे जो उम्मीदवार हैं, यानी सारे जो उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म 45 एक जैसे हैं, सिर्फ जीतने वाले का मुख्तलिफ है, और उसी का फॉर्म 47 उसी पे इशू कर दिया गया। ये तो सिंपल धांधली है ना जी, इसके अलावा तो उसकी से कोई और नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता है सारी चीज़ से। जब सबके पास एक किस्म के फॉर्म हैं, उसी फॉर्म को बुनियाद बना के आप नतीजा इशू करें, जो जीता है, जो हकदार है, उसको ये हक वापस करें, और ये तमाम चीज़ों को आप कमिश्नर चट्टा के। इससे पहले आपको लगता है ये, चूंकि ये सारी चीजें अभी बड़ा टाइम टेकिंग है चौधरी साहब, और उधर हुकूमत साजी भी आगे बढ़ रही है। अब कल मैं देख रही थी नून की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, हमें भी नहीं लेनी चाहिए हुकूमत, और ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो ये तक कहा कि PTI बनाए हुकूमत, बेशक पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। तो आप समझते हैं कि ये कोई भी अगर हुकूमत बनाने के लिए रजामंद नहीं हो रहा, नोबडी इज रेडी टू होल्ड इट बिकॉज बर्न आ जाएंगे। मसला ये है कि ये जो जिस तरह से मामला हुआ है, इसके नतीजे में जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आनी चाहिए उसकी कबूलियत नहीं है, और जो अदम मकबूलियत की इंतहाओं को छू रही है, उसको जो है वो इक़्तिदार देना चाह रहे हैं। तो ये मामला जो है, अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो देखें, इलेक्शन दोबारा होना मसला नहीं है। क्या इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे होंगे, इन्हीं ROs के नीचे होंगे, तो फिर इलेक्शन कौन मानेगा? देखिए ये चीजें तो ये भी खदशा है कि अगली दफा एक जगह के ऊपर फॉर्म 45 भी हाथ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मुझे जरा कंक्लूड भी करना है, मैं जरा। हाँ, अगली दफा देखें, बात यह है कि इसमें तो स्टेक होल्डर जो हैं वो जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, सारों ने मिल के बैठ के अगर कोई अक्लमंदाना फैसला करना है मुल्क बचाने का, तो यही लोग कर सकते हैं। मुझे तो सियासतदानों से उम्मीद है, मुझे तो किसी और जगह से उम्मीद अक्लमंदाना फैसला कोई होता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? देखिए, चौधरी साहब ने जो बात की, बात बिल्कुल ठीक है, अक्लमंदाना फैसला ही इस मुल्क को बचा सकता है, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो हमारे इस वक्त जितने भी ज़ीरक सियासतदान हैं, वो शायद अभी अक्लमंदाना फैसला करने के मूड में नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वो अभी सब अपने अपने इक़्तिदार के लिए फैसला करना चाहते हैं, और अपने अपने इक़्तिदार की लस्ट है जो, वो ही उनके लिए। वो तो कह रहे हैं हमने नहीं कह लेना इक़्तिदार, अब तो उल्टी गेम चल रही है। वो इसीलिए कह रहे हैं, देखें, ये सब इक़्तिदार लेना चाहते हैं, लेकिन ये लेना क्या चाहते हैं? 2/3 मेजोरिटी के साथ। इनको अवाम मुंतखब करे या ना करे, ये सब यही कहते हैं। PTI कहती है हमने 180 सीटें जीत ली, मुस्लिम लीग नून कहती है जी हमने इतनी सीटें, हमारी धांधली, ये देखे हमारे साथ क्या हो गया। नहीं, वो तो नहीं कहते। हाँ, वो कहते हैं। उन्होंने कल भी मीटिंग में ये कहा, जिस मीटिंग की आपने बात की है, तो उन्होंने कहा साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इससे ज्यादा जीती हुई है। वो कह रहे हैं हमें जीतनी चाहिए थी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीतते तो हम ले लेते। वो ये बात, हाँ जी, इसी तरह। लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि उन्होंने ज्यादा जीती है। वो कहते हैं कि धांधली जो है ना, वो धांधली अगर हमारे साथ ना होती, अगर साद रफीक हार गया, अगर वो हार गए हैं, राना सनाउल्लाह, अगर जवेद लतीफ़, अगर खुरम दस्तगीर, तो इसका मतलब है कि हमारे भी लोग आ रहे हैं, तो हमने तो धांधली नहीं की। तो ये मैं तो यही कह रही हूँ, वो तो उसको फेयर कह रहे हैं ना कि उनको गलत नहीं हराया गया, वो ठीक आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हर बुराई में भी एक अच्छाई होती है। आज ये कमिश्नर रावलपिंडी के इस एतराफ़ के बाद, इस इल्ज़ाम के बाद, एक अच्छाई ये भी निकल सकती है कि अल्लाह करे अभी किसी को ख्याल आ जाए और सही तहकीकात हो जाए और सामने सच आ जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, आज यहीं इसको समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।